नमस्ते सबको। मेरा नाम है प्रियंका ठाकुर और आज हम 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर जो कि हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्लावर बहुत ही फैसिनेटिंग सा एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें मेनली आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम किसके बारे में बात करेंगे मेनली यहाँ पे? मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, किस तरह से वो फॉर्म होंगे, किस तरह से गैमीट्स बनेंगे, कैसे उनका फ्यूजन होगा, कैसे जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा। पिछले चैप्टर में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था, अब वही चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक आइडिया आपको लग चुका है। अब देखिए कितने सुंदर हैं ये फूल। अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना। फिर देखिए ये आते हैं आपके पास, इनको ब्लीडिंग हार्ट्स कहा जाता है। देखिए लग रहा है ना हार्ट की तरह, ब्लीड करता हुआ हार्ट। बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। और ये सुंदरता सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हाँ इंसान देख के बस खुश हो जाए, इसका बेटा एक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। हर फूल जिस भी तरह का है उसका एक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। आज हम पढ़ेंगे कि इतनी अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो क्यों होते हैं। ठीक है, देखिए ये ऑर्किड्स हैं बेटा। कैन यू बिलीव इट? लाइक मंकी की तरह, बंदर की तरह दिखने वाले भी फूल होते हैं। सिर्फ बंदर की तरह नहीं, बिल्ली की तरह भी होते हैं, छोटे बेबी की तरह भी दिखते हैं। ऑर्किड्स जो है वो कठपुतली की तरह भी दिखते हैं, पपेट की तरह। बहुत ही अलग अलग तरह के फूल हैं। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? फ्लावर के बारे में। ये देखिए, ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये है आपके पास वॉल्फिया स्मॉलेस्ट फ्लावर। ठीक है, वॉल्फिया क्या आ जाता है बेटा? स्मॉलेस्ट फ्लावर आ जाता है। ठीक, और रेफ्लिशिया क्या आता है? रेफ्लिशिया आता है लार्जेस्ट फ्लावर। देखिए रेफ्लिशिया क्या हो गया? लार्जेस्ट फ्लावर। ठीक, और वॉल्फिया क्या हो गया? स्मॉलेस्ट फ्लावर। देख पा रहे हैं आप ये कितने छोटे छोटे हैं? देखिए कितने छोटे छोटे हैं ये। ठीक, और ये फ्लावर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये फ्लावर, इससे भी बड़ा होता है ये। तो लार्जेस्ट फ्लावर क्या हो गया बेटा? रेफ्लिशिया। और हाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो रेफ्लिशिया का फ्लावर है इसमें आपको सूंघने में मजा नहीं आएगा भाई, ये बहुत ही बदबूदार होता है, फाउल स्मेल आती है इससे। ठीक है ना। तो रेफ्लिशिया स्मॉलेस्ट फ्लावर, सॉरी वॉल्फिया स्मॉलेस्ट फ्लावर, रेफ्लिशिया लार्जेस्ट फ्लावर। देखो कंटिन्यू लेक्चर देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। आज हम थोड़ा बहुत ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप शुरू से चले हैं तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। चलिए देखिए, देखिए आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? फिर आप सोचेंगे इसमें हमारा लक क्या है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो है वो उनमें इतने अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ताकि क्या हो सके, उनका इधर से उधर उनका पॉलन ग्रेन जा सके, वो कीट पतंगों को, इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसी अट्रैक्शन के लिए वो क्या है, बहुत सुंदर सुंदर हैं। समझ गए? मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हम कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, लेकिन आप करवा सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, जिससे हम रोज में बोलते हैं कटिंग कर सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती ही होती है। देखिए द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction। मैंने कहा ना, जो खूबसूरती है फूलों की, वो खूबसूरती ही क्यों है? जो वो फूलों के गुच्छे, द myriads of flower, ऐसे इतने सारे फूल होते हैं लगे हुए जिनको हम देखना पसंद करते हैं। मतलब कहीं फूल हो तो हम निहारते ही रहते हैं उनको, और जो उनसे खुशबू आती है, जो परफ्यूम होता है उनका, और जो उनके रिच कलर होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के कलर जो अभी आपने देखे, अट्रैक्ट करते हैं हमें, हम देखना चाहते हैं उनको। तो वो सब क्यों है? ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एड कर सके। समझे? जैसे आप एक फूल लेंगे,
ठीक है। या पंछी है, कोई पंछी है, कोई हनी बीज हैं, कोई कोई दूसरा इंसेक्ट्स है, वो एक फ्लावर पे जाता है अट्रैक्ट होके, वहां से नेक्टर भी मिलता है उसको, वहां पे नेक्टर लेता है। तो फ्लावर भी बड़ा चालाक है, वो क्या करता है अपने पॉलन ग्रेन उनकी बॉडीज पे लगा देता है, फिर वो जहां भी दूसरी जगह सेम स्पीसीज के फ्लावर्स से मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वहां पे उन पॉलन ग्रेन को उस फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट करवा देंगे। समझे कि नहीं? ठीक। तो फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर अवर सेल्फिशनेस। तो फ्लावर जो है वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि क्या हो, हम अपने मतलब के लिए उनको बस देखते रहें, यूज करते रहें, कभी किसी को फूल दें, कभी किसी को फूल दें, कभी बड़ी बड़ी शादियों में पूरा फूलों से डेकोरेशन कर दें, कभी कुछ गाड़ियों, शादी की गाड़ी आती है वो भी पूरी फूलों से डेकोरेटेड होती है। ठीक है। तो सिर्फ इसीलिए फूल नहीं है। हालांकि मैं मानती हूँ बेटा कि ये जो चीज़ है अगर मैं इसको स्किप भी कर देती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक इंटरेस्ट होता है हर चैप्टर का। ये मैंने नहीं लिखा है अपनी मर्जी से, मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ हर चीज़ एनसीईआरटी की होती है, एनसीईआरटी में वो जो नहीं है वो मैं एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ फिर। ठीक है। जो हम बोलते हैं ना स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी होता है बेटा। स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होता है? एंथोलॉजी। देखिए, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट सारी की सारी फ्लावरिंग प्लांट्स क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruits and seed. Mark here, end product of sexual reproduction. What are the end products of sexual reproduction? Fruits and seeds. क्या है end product of sexual reproduction? Fruits and seeds. तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, देखिए एक डाइवर्सिटी। आपको आवाज आ रही होगी पीछे से, आज बहुत सारा शोर है यहाँ पे, लेकिन आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे, इधर उधर से जो आवाज आ रही है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है। तो देखो, इन्फ्लोरेसेंस आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में अलग अलग तरह की इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी होगी, रेसिमोस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, उनमें भी आपने स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, कैपिटिकुलम, फिर हैपेंथोडियम, अलग अलग तरह की इन्फ्लोरेसेंस पढ़ी होगी। आपने पढ़ा होगा फिग वैस्प, और फिग का भी आपने कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिग जो है अंजीर जो होता है, फिग मुझे नहीं पता बेटा मराठी में क्या कहते हैं, बच्चों का आ रहा है कि मैम मराठी में पढ़ाओ, अब मुझे मराठी आती ही नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, आती तो मैं ज़रूर पढ़ा देती। ठीक है। तो फिग अंजीर जो है उसमें फिग वैस्प एक इंसेक्ट है जो आता है। ठीक। तो फिग का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी के लिए, उस फिग वेस्प के लिए ही बना होता है। आपको पता है एक फिग की स्पीसीज के लिए एक फिग वेस्प की स्पीसीज होती है। तो देखिए, तो जब हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इन्फ्लोरेसेंस का उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्नता है। ठीक है। और फ्लावर और फ्लोरल प्लांट्स में भी कितनी विभिन्नता है, मैं आपको आगे स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी, आप देखिएगा बहुत वैरायटी है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि फ्लावर जो है वो अडेप्ट होते हैं, अलग 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 तरह के फ्लावर क्यों हैं? क्योंकि वो अडेप्ट हो रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, ताकि वो क्या कर सके, उनमें रिप्रोडक्शन हो सके, और रिप्रोडक्शन की वजह से जो एंड प्रोडक्ट है रिप्रोडक्शन का, क्या है बेटा एंड प्रोडक्ट? बोलो। फ्रूट एंड सीड, वो बन सके। समझ गए ना? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में उसमें बहुत कम बताई गई है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो कहाँ पे ज़्यादा मेंशन कर दी गई है? वो मेंशन कर दी गई है आपके चैप्टर नंबर 5 में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, और मैं भी आपको बाकी का जो सारा है उसको कवर करवाऊंगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। समझ गए ना आप? देखिए, तो मेनली जो यहाँ पे कंसर्न रहेगा स्ट्रक्चर प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो क्या क्या प्रोसेसेस है फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है, तो उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, ये है फूल, नहीं फूल वो बेवकूफ वाला नहीं, फ्लावर, सुंदर सा फ्लावर। देखिए बेटा, अब ये पूरा हिस्सा आ जाता है एक तरह से थैलेमस, ये आ गया थैलेमस। ठीक है। अब थैलेमस पे ही क्या होती है? ओवरी अटैच। ये पूरा क्या आ गया? पूरा का पूरा क्या आया है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी।
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये एक साथ क्या है? पिस्टिल। क्या है ये? पिस्टिल है ये। आपको पता है ना कि इसके लिए मेल के लिए किस तरह से साइन बनाया जाता है और फीमेल के लिए किस तरह से साइन बनाया जाता है? पिस्टिल और क्या बोलते हैं हम? कार्पिल। पिस्टिल और कार्पिल, ठीक है। तो इस तरह से जो साइन है वो किसके लिए बनता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शो करने के लिए। देखिए ये बनाया मैंने ना, ठीक है, किसके लिए? फीमेल। अब देखिए एंथर, एंथर एंड फिलामेंट, ये क्या आ गया? स्टेमन। क्या हो गया ये? स्टेमन हो गया ये, ठीक है। तो मेल के लिए किस तरह का साइन रहेगा? वो देखिए फीमेल के लिए है तो मेल के लिए किस तरह से रहेगा? ये है मेल के लिए साइन, ठीक है। ये फीमेल के लिए साइन होता है, ये मेल के लिए साइन होता है। देखिए ये क्या आ गया? स्टिग्मा, दिखाई दे रहा है? स्टाइल, लॉन्ग सा ट्यूब है स्टाइल, ठीक है। ओवरी, ओवरी में ही क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी में ही क्या होता है? ओव्यूल होता है। देखिए एंथर्स, बहुत सारे स्टीमर्स नजर आ रहे हैं ना आपको अलग अलग साइज के। देखिए एंथर, ठीक है। और ये क्या हो गया? फिलामेंट, सेपल, ठीक, पेटल, यहाँ ये क्या है? पेटल। फ्लावर, सुंदर सा फ्लावर, दिखाई दिया बेटा? अच्छे से समझ आया? पहले भी पढ़ा होगा आपने ये, ठीक। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, एंथर एंड फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, सेमन जिसको हम एक साथ बोलेंगे। साइन भी आप देख लेंगे किस तरह से जो है वो साइन लगेगा, ठीक है। देखिए फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। डेफिनेटली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंजियोस्पर्म में सबसे सुंदर जो चीज है देखने को मिलती है वो क्या होता है? फ्लावर। Human beings have had an intimate relationship with flowers since the immemorial. होता है ना, हम बहुत ही मतलब देखिए अलग अलग धर्मों में आप क्रिश्चियन के देखिएगा, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है? जब शादी के टाइम भी फूल पकड़े होते हैं हाथ में, ठीक। जब किसी की डेथ होती है तब भी फूल दिए जाते हैं और उसको अपने बिलव्ड को जो है वो फ्लावर्स दिए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारी शादियों में भी बहुत सारे फूल जो है वो यूज होते हैं, पूजा में फूल यूज होते हैं, ठीक। तो देखिए फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, मतलब कैसा एस्थेटिक समझते हैं आप? जो हम मानते हैं ना, पूजते हैं अपने भगवान को, ठीक। तो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट का, सोशल, रिलीजियस and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human beings such as love, affection, happiness, grief मतलब दुख है ना, mourning, etc. तो मैंने बताया ना आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग बार यूज किया जाता है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तब भी तो फ्लावर लेके जाते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो अलग अलग धर्म हैं, ये धर्म देखिए डॉक्टर्स का जो धर्म होता है वो किसी भी धर्म से ऊपर होता है, ये बात अपने दिमाग में घुसा लेना, ठीक है। अब बोलते हैं ये एटलीस्ट 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. अब देखिए ये तो भाई कौन सी बड़ी बात है? तुम क्या 5 फ्लावर के नाम नहीं बता पाओगे बेटा जो गार्डन में लगे होते हैं? मैरीगोल्ड लगा होता है, ठीक है, चाइना रोज लगा होता है, फिर आपके पास सनफ्लावर होता है, ठीक, लिली होता है, लिली चलो लिली भी अलग कर दो तुम, ठीक है। फिर सदाबहार का फूल लगा होता है, तो बहुत सारे फूल होते हैं तो अब कल्टीवेट किए जाते हैं। और आगे देखिए, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रेफर्स टू? फ्लोरिकल्चर होता है बेटा किसको उगाना? फ्लावर्स को कल्चर करना फॉर कमर्शियल पर्पस। फ्लोरिकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स या कल्चरिंग ऑफ फ्लावर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल समझते हैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए मतलब किस तरह के? इकोनॉमिक फायदे के लिए फूलों को उगाना और उनको बेचना, वो किस ब्रांच के अंडर आता है? फ्लोरिकल्चर के अंडर, ठीक है। To a biologist, flowers are morphologically and embryologically marvels and the sites of sexual reproduction. एक बायोलॉजिस्ट जब फ्लावर को देखता है और कोई फ्लावर को देखते हैं अरे बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट जब देखता है तो वो क्या देखेगा कि यही यूनिट है प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगी। ध्यान रखिएगा जब हम बोलते हैं ना मैच्योरिटी,
फ्लावर का जैसे प्लांट में मैच्योरिटी कब मार्क होती है, तो जैसे ही बेटा जो वेजिटेटिव फेज होता है ना, वेजिटेटिव फेज से, ठीक है, जब फ्लावर जो है थोड़ा सा उसमें फ्लोरल बड भी आता है ना, तो किसमें आ गया, मेच्योरिटी फेज में आ जाता है वो, ठीक। कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्वेल? डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हैं, बताइए कहां पे बनता है। एक आ गया पिस्टिल, जिसमें एग बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम में स्टेमन होते हैं, गाइनोशियम में पिस्टिल होते हैं, कार्पेल्स होते हैं। स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ डेवलप होती हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और मेनली हम बोलेंगे एंथर एंड जो आपका कार्पेल में ओवरी है उसके अंदर, ठीक है। अब आपने अगर हमने बात करनी है, देखो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स मेन होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अगेन हम आज बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो हम डेफिनेटली किसके बारे में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के। लेकिन वहां पे हमने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा था कि हाँ जी गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफर वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ठीक है, आज तो नहीं, मैं कल आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट जब भी लेक्चर आएगा, कि किस तरह से जो है वो गैमीट्स फॉर्म होंगे, क्या रीजन है उन गैमीट्स के बनने के लिए। देखिए, much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। मतलब आप जो फूल देखते हैं ना प्लांट पे, फूल देखा आपने, प्लांट ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि वो फ्लावर, उसको फूल आएगा उस पे या फूल नहीं आएगा उस पे, ठीक है। तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर, उससे पहले कि हम एग्जैक्टली फ्लावर को देखें प्लांट पे, प्लांट जो है वो पहले डिसाइड करता है कि फ्लावर होगा कि फ्लावर नहीं होगा। क्यों? वो डिपेंड करता है उसमें पाए जाने केमिकल्स पे, जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उन सारी चीजों पे। देखिए, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत सारे क्या जो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं are initiated which led to the differentiation and further development of floral primordium। floral primordium बेटा, पहले देखिए प्लांट में एक छोटा सा बड होता है, बड तो आप समझ गए ना, उस बड में थोड़े कुछ स्ट्रक्चर उसका चेंज होने लगता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसी की वजह से जो है क्या होता है, कुछ टिश्यू डिफरेंशिएट, कुछ सेल्स जो है वो क्या करेंगे बेटा, फ्लोरल प्रीमोडियम मतलब फ्लावर बनना है, अभी उसकी शुरुआत हुई है, ठीक। तो फ्लोरल प्रीमोडियम बना है, तो एक बड जो है वो किसमें चेंज आती है, फ्लोरल प्रीमोडियम में। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कुछ सेल जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, और क्या बनता है, फ्लोरल प्रीमोडियम बनता है। हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से डिफरेंशिएशन होती है, और डिफरेंशिएशन के बाद फर्दर जब डेवलपमेंट होती है तो क्या बनता है, फ्लोरल प्रीमोडियम, और फ्लोरल प्रीमोडियम से बहुत सारे क्या बनेंगे, फिर आगे क्या बनेगा, फ्लावर्स बनेंगे। इन्फ्लोरेसेंस समझते हो ना आप, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, ठीक है। फ्लावर किस तरह से अरेंज्ड है किसी ब्रांच पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर, ठीक है। बहुत सारी इन्फ्लोरेसेंसेस बनती हैं, ठीक है। और क्या होता है, वो उन पे क्या होती है, पहले छोटी छोटी फ्लोरल बड। अब आप गुलाब का फूल देखिए, एकदम से खिला खिला थोड़ी होगा, पहले वो बंद सा होता है। जब वो बंद होता है उस टाइम हम उसको क्या बोले हैं, फ्लोरल बड, और बाद में वो क्या बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। तो in flower the male and reproductive in the flower the male and female reproductive structure, the androecium and gynoecium differentiate and develop। देखो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, सबसे पहले हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से एक फ्लावर प्रीमोडियम बना। फ्लावर प्रीमोडियम बना, इन्फ्लोरेसेंसेस डेवलप हुई, इन्फ्लोरेसेंसेस से छोटी छोटी फ्लावर की बड बनी, और बाद में फ्लावर बना। फ्लावर में क्या डेवलप हुए, क्या डिफरेंशिएट हुए, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। You would recollect that the androecium consists of whorl of stamen। एंड्रोशियम में क्या होता है, स्टेमन का whorl। देखिए
एक एक अकेला क्या हुआ, स्टेमन हुआ। 8-10 सारे क्या हो गए, वो स्टेमन जो एक साथ वर्ड बना के क्या बोल रहे हैं हम उसको, एंड्रोशियम। बहुत सारे स्टेमन्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड्रोशियम। रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वर्ड ऑफ स्टेमन क्या कहलाता है, एंड्रोशियम। गाइनोशियम जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे जो कौन है, पिस्टल और कार्पिल, और कार्पिल की वर्ल्ड को क्या कहते हैं हम, गाइनोशियम कहते हैं। समझ गए बेटा। अब प्री फर्टिलाइजेशन में हमने इतना पढ़ लिया, अब हमने मेल के बारे में मेनली पढ़ा, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के बारे में ही जानकारी लेंगे, जो कि है स्टेमन। ठीक है, स्टेमन, स्टेमन में देखिए आप, स्टेमन में आपने क्या पढ़ा, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट, ये देखिए ये क्या हो गया बेटा, एंथर, ये क्या है, फिलामेंट, स्टॉक। ठीक, अब इस एंथर में, ठीक, क्या है ये पूरा, ये इसको कट किया। जब एंथर को इस तरह से कट करते हैं तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है। कितने लोब हैं बेटा इसमें, 1 2, कितने लोब हैं, 1 2, तो कैसा हो गया ये, बाइलोब्ड। कैसा है एंथर बेटा, बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड है तो क्या बोलेंगे, डाइथिकस, मतलब 2 मेन चैम्बर हैं। ठीक, एक चैम्बर ये, एक ये, बाइलोब्ड डाइथिकस। लेकिन तुम बोलोगे मैम हमें चैम्बर 1 2 3 4, ये नहीं बेटा, ये क्या है, ये बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए बनेंगे सेक्स। ठीक है, पॉलन सेक्स 4, तो पॉलन ग्रेन टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, जिसमें क्या भरे हैं, पॉलन ग्रेन। ठीक, समझ गए कि नहीं समझे, पॉलन ग्रेन, ये बेटा पॉलन सेक्स हैं, ये 1 2 3 4, जिसमें पहले क्या होगा, एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया जो फर्दर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। माइक्रो, जब भी माइक्रो देखो, मेगा या मैक्रो पढ़ोगे, मेगास्पोरेंजियम वो फीमेल के लिए होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेल की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो 2 लोब है बेटा, 1 लोब 2 लोब, तो इसको क्या बोल दिया हमने, बाइलोब डाइथिकस। देखिए लाइन ऑफ डिहाइसेंस, मतलब ये यहां से स्प्लिट करेगा। ठीक, और पॉलन ग्रेन देखिए बाहर निकल रहे हैं, ये लिखा है, लिखा ना पॉलन सेक्स 1 2, पॉलन सेक्स लिखा है, इधर भी कितने हैं, 1, और ये दूसरा पॉलन सेक्स। ठीक, तो टेट्रास्पोरेंजिएट बाइलोब्ड डाइथिकस होता है क्या, एंथर। समझ गए बच्चे। ये जो यहाँ पे, ये देखिए ये जो हिस्सा यहाँ पे दिया गया है, ये जो हिस्सा है ये कनेक्टिव है, यहाँ पे इसको नेम नहीं किया गया है। ये हिस्सा क्या है बेटा, कनेक्टिव है। कनेक्टिव जो है वो 2 जो लोब आगे ना, उन 2 लोब्स को जोड़ने का काम करता है। समझ गए आप। ठीक है, तो ये क्या है, कनेक्टिव है। चलिए देखिए, there are 2 parts in a typical stamen। कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स। ठीक है, द लॉन्ग एंड स्लैंडर स्टॉक, लंबा सा क्या है, स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। द लॉन्ग एंड स्लैंडर स्टॉक क्या हो गया बेटा, फिलामेंट। एंड टर्मिनल, जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, अपने अभी देखा कैसा है बेटा, बाइलोब्ड है कि नहीं, 2 लोब थे कि नहीं। जनरली टर्मिनल एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर क्या बोल दिया हमने उसको, एंथर बोल दिया हमने उसको। ठीक है, ये क्या हो गए फिर, स्टेमन में 2 हिस्से हो गए, कौन से, फिलामेंट एंड एंथर। अब आपने फ्लावर जब पढ़ा था, मैंने कहा था सारे के सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, थैलेमस पे अटैच्ड होते हैं। देखिए, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, मतलब लास्ट में, प्रॉक्सिमल एंड मतलब बेटा ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये ठीक, proximal end of filament is attached to the thalamus, ठीक, और the petal of the flower। देखिए आपने एपीपेटलस कंडीशन पढ़ी होगी बेटा, एपीपेटलस कंडीशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एपीपेटलस फिलस कंडीशन, फिर एपी पढ़ा है कि नहीं, गाइनेंड्रस फ्लावर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए, बस यहाँ से जोड़ लीजिएगा कि जब स्टेमन किसके साथ जुड़ा होता है, पेटल के साथ जुड़ा होता है, तब हम कैसी कंडीशन बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन। क्या बोलेंगे बेटा हम उसको, एपीपेटलस कंडीशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे अगर ये पेटल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पी, इस तरह से हम ये कैलिक्स ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते ना, कैलिक्स, कोरोला, चलिए इसको स्किप करिए, कैलिक्स, ठीक है, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, इस तरह से लिखा होता है। कोरोला क्या हुआ, वर्ड ऑफ पेटल्स को क्या बोल दिया,
कोरोला बोल दिया, ठीक। तो जब एंड्रोशियम किसके साथ जुड़ा होता है, पेटल के साथ, कोरोला के साथ, तो हम कंडीशन क्या बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन। और इस तरह से ऊपर से जो है वो साइन लगाया जाता है जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखा होता है। तो इस तरह से जब भी साइन हो एंड्रोशियम और ये कोरोला के बीच, कोरोला मतलब पेटल का वर्ड और एंड्रोशियम मतलब स्टेमन का वर्ड, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, एपीपेटलस कंडीशन। The number and length of stamens are variable in flower of different species. अलग अलग फ्लावर की जो स्पीसीज होती हैं उनमें जो लेंथ होता है स्टेमन का वो अलग अलग होता है। आपने टेट्राडाइनमस और डाइडाइनमस कंडीशन पढ़ी होगी। टेट्राडाइनमस में 2+4 जो कंडीशन होती है और डाइडाइनमस में 2+2 कंडीशन जो होती है, ठीक है। आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही मैं इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। तो आप चाहे 12th में हैं, डजंट मैटर, 11th की पूरी लेक्चर फॉलो करिए, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इफ यू आर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। मतलब ये बोले आपको कि 10 अलग अलग प्रजातियों के फूल लो, ठीक है, उनका स्टेमन निकाल दो, उनके मतलब 10 अलग अलग प्रजातियों से आप 10 स्टेमन निकालो। तो स्लाइड पे देखो, आप देखोगे कि सबके स्टेमन जो हैं वो कितने अलग अलग हैं। मतलब यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट, आप देखेंगे कि अरे वाह, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा वेरिएशन, ठीक। तो देखिए ये बोलते हैं केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड एल्यूसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो क्या बोलते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से स्टेमन को देखते हैं डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंडर, तो आपको आप एक अच्छी सी डायग्राम जो है बना पाएंगे, आप अलग अलग तरह की शेप्स जो है वो अच्छे से देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो है वो अलग अलग जो एंथर है ना, सब एंथर का भी अटैचमेंट अलग अलग होता है। फिलामेंट के साथ बेटा एंथर का अटैचमेंट भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब देखो 12th की एनसीईआरटी बस इतना सब बोल के छोड़ देती है, ठीक है। 11th ने भी हालांकि इसको पूरा नहीं किया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पढ़ाऊंगी क्योंकि फिर ये हिस्सा वहां पे भी बहुत इलेबोरेट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी। बेटर है आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाएं, ठीक है। अभी तक लेक्चर आया नहीं, जब आएगा तो जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर कोई बाद में देखेगा तो लेक्चर तब तक शायद बन चुका होगा, ठीक है। चलिए, तो आपने देख लिया अच्छे से, फिर वो देख लिया ना पूरा स्टेमन सही से आपको चल गया ना पता। तो जब हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात करेंगे तो कैसा होगा बेटा, वो बाइलोब्ड होगा विद ईच लोब हैविंग 2 थिका, ठीक है। तो हर एक लोब में कितना है, 2 थिका है, दैट इज दे आर डाइथिकस, ठीक। बाइलोब्ड डाइथिकस, हर एक लोब में कितना थिका है, 2 थिका। तो ईच लोब, बाइलोब्ड है, 2 लोब है, और डाइथिकस हम एंथर को बोलेंगे, टेट्राथिकस नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, जब एक देखिए 2 लोब हैं, 2 लोब में एक सिंगल ही थिका होगा, 2 जनरली तो 2 थिका है, कई बार क्या होता है एक ही लोब होता है, एक ही थिका होगा, एट दैट टाइम दैट इज मोनोथिकस, मोनोथिकस, ठीक है। लेकिन जब 2 लोब हैं, ठीक, 2 लोब में क्या है, 2 थिका हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डाइथिकस। Often a longitudinal groove run lengthwise separating the थिका। आपने देखा है ना, देखिए यहाँ पे longitudinal grooves दिख रहा है, रन ये दौड़ रहा है ना, ऐसे नीचे को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, थिका को सेपरेट करता हुआ, ठीक है। Let us understand the various types of tissues and the organization in the transverse section of an anther। तो ये बोलते हैं आओ चलो समझते हैं अब कि अलग अलग टिश्यू जो है कैसा दिखता है, अलग अलग टिश्यूज हैं, अलग अलग सेल्स हैं, वो हम किस में देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। हम बहुत ही अच्छे से, बहुत क्लियर कट जो है बाइलोब्ड नेचर जो होता है एंथर का उसको देख सकते हैं। एंथर 4 साइडेड होता है, 4 मतलब टेट्रागोनल टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 4। 4 microspongea are located at the corners, 2 in each lobe। 4 आपको दिखते हैं ना उसमें थिका एग्जैक्टली, तो टेट्रा थिका नहीं हुआ हो, हर एक लोब में 2 लोब में
दो लोब में क्या है बेटा, दो लोब है, हर एक लोब में कितने थिका है, दो थिका है, तो एक एक थिका में क्या है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक। तो हमने क्या बोला, कैसा होता है एंथर, रिपीट कर लो एक बार, बाई लोब डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट फोर साइडेड टेट्रागोनल, ठीक। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया का जो प्लोइडी होता है वो होता है 2n डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो वो उनसे क्या डेवलप होंगे, पॉलन, उनमें उनमें क्या बिकम पॉलन सैक्स। The microsporangia become further, dwell further and become pollen sac, जिसमें क्या ग्रो करेंगे, pollen grains. They extend longitudinally all through the length of anther and are packed with the pollen grains. मतलब देखिए ये पूरा का पूरा देखिए नीचे तक जो है पूरा का पूरा pollen grains से भरा होता है। तो ये जो आपके पास ये pollen sacs दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे एंथर में ऐसे ऊपर लेंथ वाइज पूरा का पूरा ये भरा होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये हो गया बेटा आपके पास ये ट्रांसफर सेक्शन। कहा था हमने ट्रांसफर सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। यहाँ पे आज आप सिर्फ डायग्राम देखिए, देखिए आप सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स, फिर ये बेटा यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनमें फिर क्या होगा, मियोसिस होगी और क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, समझ गए ना। और ये पूरा जो हिस्सा होगा इसको क्या बोल देंगे हम फिर, पॉलन सैक। ये देखिए ये क्या बन गए, पॉलन ग्रेन बन गए, ये पूरा क्या हो गया, पॉलन सैक, ये पॉलन सैक। देखिए ये समझ रहे ना, ये एक लोब दूसरा लोब, ये एक लोब का एक थिका, ये दूसरे लोब, इसी लोब का दूसरा थिका, तो बाइलोब्ड डाइथिकस, क्योंकि एक लोब में क्या है, दो थिका है, लेकिन स्पोरेंजिया कितने होंगे, एक दो तीन चार। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगी, मियोसिस होगी और क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, देखिए ए देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, बी उसका एनलार्ज्ड व्यू आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या है, टैपेटम जो न्यूट्रिटिव लेयर होती है, हर एक सेक्शन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट। और ये देखिए मेच्योर डिहाइस्ड एंथर, मतलब मेच्योर हो गया है, डिहाइसेंस हो गई है, अब यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर को रिलीज हो जाएंगे। चलिए थैंक यू। क्वेश्चंस जो हैं आपको बेटा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही दूंगी।